सो इस लेक्चर में हम देखेंगे पोरफायरिन सिंथेसिस। ये पोरफायरिन क्या होती है? पोरफायरिन दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जहाँ पे पायरोल रिंग्स का प्रेजेंट होती है, और वो पायरोल रिंग्स मीन्स वहाँ पे 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है, और वो जो 4 पायरोल रिंग्स है वो मिथिलीन ग्रुप से कनेक्टेड होती है। नाउ फर्स्टली हम इस पायरोल रिंग का एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे। नाउ ये यहाँ पे हम पायरोल रिंग निकाल रहे हैं, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल रिंग, और इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। नाउ ऐसे ही 4 पायरोल रिंग मिथिलीन ब्रिजेस से कनेक्टेड होके हमें पोरफायरिन का स्ट्रक्चर देते हैं। नाउ अब हम पोरफायरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। नाउ इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल रिंग। नाउ ऐसे ही 4 पायरोल रिंग, अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, एक सेकंड पायरोल रिंग, एक थर्ड पायरोल रिंग, और एक फोर्थ पायरोल रिंग, और ये जो 4 पायरोल रिंग है ये मिथिलीन ब्रिजेस से, नाउ ये हम इसको मिथिलीन ब्रिजेस कंसीडर कर सकते हैं। ये 4 मिथिलीन ब्रिजेस से ये 4 पायरोल रिंग कनेक्टेड होती है, और यही सिंपल स्ट्रक्चर है पोरफायरिन का। नाउ यहाँ पे जो हर एक पायरोल रिंग है इसके कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरफायरिन देखने को मिलते हैं। नाउ सपोज अगर एक आधा ग्रुप आया और उस ग्रुप ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ऑन दैट बेसिस ये हमें डिफरेंट एग्जांपल मींस डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन के देखने को मिलते हैं। नाउ सब पहले हम कंसीडर करेंगे जो हिम सिंथेसिस को या फिर पोरफायरिन के सिंथेसिस को हमें लगने वाले जो कुछ स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर का हम ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे। नाउ सपोज कंसीडर करो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पहले हम यूरोपोरफायरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। यूरोपोरफायरिन का ये हमें जब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे तब हमें ये यूरोपोरफायरिन देखने को मिलेगा। नाउ यूरोपोरफायरिन के केस पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन एसिटेट ग्रुप से, फर्स्ट नंबर के हाइड्रोजन जो है वो एसिटेट ग्रुप से, और यहाँ पे जो सेकंड हाइड्रोजन है वो प्रोपियोनेट ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। और based on the arrangement of this group हम इसको फर्स्ट सीरीज या फिर थर्ड सीरीज का ऐसे बोल सकते हैं। नाउ अगर ये जो अरेंजमेंट ऑफ दिस ग्रुप मींस अरेंजमेंट ऑफ दिस एसिटेट एंड प्रोपियोनेट ग्रुप अगर ये सिमेट्रिकल हुई तो अब हम इसको टाइप फर्स्ट सीरीज का यूरोपोरफायरिन बोलेंगे, मींस यूरोपोरफायरिन फर्स्ट। नाउ अगर ऐसी अरेंजमेंट हुई मींस एपी 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 एंड एपी मींस अगर ये अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है तो अब हम इसको यूरोपोरफायरिन फर्स्ट इन सीरीज बोलेंगे। अगर ये जो अरेंजमेंट है अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो अब हम इसको यूरोपोरफायरिन 3 बोलेंगे। अब यहाँ पे यूरोपोरफायरिन फर्स्ट एंड यूरोपोरफायरिन 3 में डिफरेंस क्या है? ना देखो यहाँ पे जो फोर्थ पायरोल रिंग है, अगर इस फोर्थ पायरोल रिंग पे अगर ये एसिटेट ग्रुप यहाँ पे प्रोपियोनेट के जगह पे प्रेजेंट है और जो प्रोपियोनेट है वो एसिडेट के जगह पे प्रेजेंट है, तो हम उसको यूरोपोरफायरिन 3 बोलेंगे, 3 इन सीरीज बोलेंगे। और यूरोपोरफायरिन 3 यूरोपोरफायरिन 9 ये सिमिलर मींस 3 एंड 9 सीरीज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे कॉप्रोपोरफायरिन। कॉप्रोपोरफायरिन भी हमें पोरफायरिन सिंथेसिस में लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एसिटेट ग्रुप है वो एसिटेट ग्रुप मिथिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। एसिटेट ग्रुप जो है यहाँ पे वो मिथिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और वो हमें कॉप्रोपोरफायरिन का स्ट्रक्चर देते हैं। अब देखो कि अगर ये अरेंजमेंट सिमेट्रिकल रही तो हम इसको कॉप्रोपोरफायरिन फर्स्ट इन सीरीज बोलेंगे। अगर ये अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल रही मींस यहाँ पे अगर ये मिथिल ग्रुप अगर इस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम उसको कॉप्रोपोरफायरिन 3 इन सीरीज बोलेंगे। नाउ अब हमें देखना है प्रोटोपोरफायरिन। अब इस प्रोटोपोरफायरिन में डिफरेंस क्या है? ये जो फर्स्ट 2 पायरोल रिंग्स हैं, इस फर्स्ट 2 पायरोल रिंग पे ये जो प्रोपियोनेट ग्रुप है वो प्रोपियोनेट ग्रुप विनिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और वो हमें प्रोटोपोरफायरिन का स्ट्रक्चर देता है और वो हमें प्रोटोपोरफायरिन का स्ट्रक्चर देता है। नाउ ये कुछ जानकारी हमने देखी पोरफायरिन के बारे में, पोरफायरिन क्या है, पोरफायरिन का स्ट्रक्चर कैसा है और पोरफायरिन के कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। नाउ अब हमें उसके जनरल एग्जांपल्स देखने हैं। नाउ अब हम ऐसा बोल सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा कौन से पोरफायरिन प्रेजेंट होते हैं जो कि इसेंशियल है। नाउ हीम एंड
क्लोरोफिल, हीम एंड क्लोरोफिल ये जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, पर्टिकुलरली इन अगर हीम के बारे में अगर देखा जाए तो वो ह्यूमंस के बारे में ज़्यादातर हम इसको देखते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट्स हमें देता है, जैसा कि एरिथ्रोसाइट्स वगैरह, वो सब कुछ इस हीम से रिलेटेड है। नाउ हीम एंड क्लोरोफिल, ये बोथ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोरफायरिन, मींस ये जो दोनों ही एग्जांपल जो है वो पोरफायरिन के हैं। नाउ अगर हीम के केस में देखा जाए तो वहाँ पे फेरस आयन प्रेजेंट होता है Fe डायपॉजिटिव फॉर्म में। क्लोरोफिल के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे Mg डायपॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। और ये फेरस एंड Mg, फेरस एंड मैग्नीशियम, ये जो दोनों ही हैं वो मेटल्स है। सो हम उस पोरफायरिन को मेटल ऑफ पोरफायरिन ऐसे ही बोल सकते हैं, मीन्स हीम एंड क्लोरोफिल को हम मेटल ऑफ पोरफायरिन बोल सकते हैं। ना यहाँ पे क्या होगा, पोरफायरिन सिंपल एक पोरफायरिन रिंग है, और ये जो आयंस है, ये जो मेटल आयंस है वो उस पोरफायरिन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने के वास्ते हमें हेल्प करेंगे। नाउ हमने अब पोरफायरिन के फंक्शंस भी देखे हमने, पोरफायरिन के स्ट्रक्चर्स देखे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। नाउ अब हमें इसका फंक्शन देखना है। हम पोरफायरिन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है हमें, तो वेरी प्रायर और वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसकी फंक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसके पास फोटो डायनामिक एक्टिविटी होती है, और उस फोटो डायनामिक एक्टिविटी के होने की वजह से वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। मीन्स ये फोटो कैटालिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी इफेक्ट के बेसिस पे वो कैंसर को ट्रीट करने के वास्ते ये जो पोरफायरिन्स है वो ये पोरफायरिन्स यूज होते हैं। नाउ अब हमें पोरफायरिन का सिंथेसिस देखना है। पोरफायरिन का सिंथेसिस एक्चुअली कैसा होता है, वो इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट है तो फिर उसका हमें हमारे बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका सिंथेसिस कैसा होता है ये देखना है। नाउ अब हम देखेंगे हीम का सिंथेसिस देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे हीम का, और उसका हम सिंथेसिस देखेंगे कि हीम का सिंथेसिस कैसे होता है। नाउ अगर हीम के बारे में अगर देखा जाए तो ये सिंथेसिस कहाँ पे होता है, जनरली द सिंथेसिस ऑफ हीम दैट टेक्स प्लेस इन इरेथ्रॉइड एंड लीवर सेल्स, माने मोस्टली द सिंथेसिस ऑफ हीम दैट टेक्स प्लेस इन इरेथ्रॉइड एंड लीवर सेल्स। इरेथ्रॉइड और लीवर सेल्स में जनरली कहाँ पे, इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होते हैं, कुछ स्टेप्स यहाँ पे साइटोसोल में ऑकर होते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसको जो लगने वाले जो एंजाइम्स है वो कुछ एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस ये जो हीम सिंथेसिस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑकर होता है, और साइमल्टेनियसली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में ऑकर होता है। ऑन दैट बेसिस हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट्स द पार्टली माइटोकॉन्ड्रियल एंड पार्टली साइटोसोलिक पाथवे। नाउ अब हमें इसका हीम का सिंथेसिस देखना है। नाउ हीम क्या है, हीम एक पोरफायरिन है, और उसमें मेटल आयन एज ए मेटल आयन वहाँ पे फेरस प्रेजेंट है, और वो जो फेरस प्रेजेंट है वो इन Fe डायपॉजिटिव फॉर्म है। नाउ अब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे, इसके कुछ स्टेप्स है। नाउ यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पे ग्लाइसिन, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है ग्लाइसिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम प्लस एसिटाइल कोए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है ग्लाइसिन एंड एसिटाइल कोए। ये जो ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, एंड जो एसिटाइल कोए वो तीसरे साइकिल का इंटरमीडिएट है। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होती है, और ये ग्लाइसिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डेल अमीनो लिवोलिनिक एसिड, डेल अमीनो लिवोलिनिक एसिड, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ALA भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो होगा ALA सिंथेस। यहाँ पे जो एंजाइम होगा इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो होगा ALA सिंथेस। और ये जो एंजाइम है ये एंजाइम PLP डिपेंडेंट है, मींस पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे डिपेंडेंट होने की वजह से पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे डिपेंडेंट है। और ये जो ALA सिंथेस है, ALA सिंथेस अगर उसको इफेक्टिवली उसका काम करना है तो उसको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की ज़रूरत है। मीन्स एक आदमी को दूसरे आदमी की ज़रूरत हमेशा होती है कुछ बड़ा करने के वास्ते। सो इस केस में वैसा ही है, ALA सिंथेस को अगर उसका काम इफेक्टिवली करना है तो उसको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की जरूरत होगी। नाउ ग्लाइसिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन होने के बाद यहाँ पे डेल अमीनो लिवोलिनिक एसिड फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि कोए ग्रुप रिमूव हो जाता है, सल्फेटाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप भी रिमूव हो जाता है। नाउ
अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल अमीनोलियोनिक एसिड इट गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म परफोबिलिनोजन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल अमीनोलियोनिक एसिड कंबाइन होंगे, कंडेंस होंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा परफोबिलिनोजन का, परफोबिलिनोजन। हम इसको पीबीजी इन शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ ये परफोबिलिनोजन का हम मोनोपायरोल भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास एक पायरोल रिंग होती है। नाउ एक पायरोल रिंग होती है। नाउ यहाँ पे एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ हिम यहाँ पे स्टार्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम होगा यहाँ पे ALA डिहाइड्रेटेज, ALA डिहाइड्रेटेज। नाउ अब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ परफोबिलिनोजन कंबाइन होंगे और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ परफोबिलिनोजन इट विल कंबाइन टू फॉर्म यूरोपोर्फाइरिनोजन फर्स्ट। और इस यूरोपोर्फाइरिनोजन फर्स्ट के पास 4 पायरोल रिंग्स होती है। इस यूरोपोर्फाइरिनोजन के पास 4 पायरोल रिंग्स होती है और वो जो पायरोल रिंग्स है वो मिथिलीन ब्रिजेस से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे जो मिथिलीन ब्रिजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, मीन्स जो पायरोल रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो कहाँ से आए कि वो हमें कहाँ से प्रोवाइड हुए, इस अल्फा ग्लाइसिन के अल्फा कार्बन से ये हमें 4 मिथिलीन ब्रिजेस कनेक्ट प्रोवाइड हुए जो कि इस पायरोल रिंग को कनेक्टेड करने का काम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे होगा यूरोपोर्फाइरिनोजन फर्स्ट सिंथेज। इस एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे यूरोपोर्फाइरिनोजन फर्स्ट सिंथेज। और यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है और यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, मीन्स यहाँ पे अमोनिया रिमूव हो रहा है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि परफोबिलिनोजन डीएमाइनस, क्योंकि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, उस एंजाइम को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। नाउ इस यूरोपोर्फाइरिनोजन का कन्वर्शन होगा यूरोपोर्फाइरिनोजन फर्स्ट का कन्वर्शन होगा यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 में, यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 में। नाउ यहाँ पे एंजाइम नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पे एंजाइम की जरूरत हमें होती है। नाउ यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाला है वो एंजाइम है यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 कोसिंथेज, यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 कोसिंथेज। Now यूरोपोर्फाइरिनोजन first it is going to be converted into यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 और यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो है यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 कोसिंथेज। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, हमने स्ट्रक्चर इसके पहले देखी, यूरोपोर्फाइरिनोजन का स्ट्रक्चर देखा, प्रोटोपोर्फाइरिनोजन का स्ट्रक्चर देखा, कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन का स्ट्रक्चर देखा। अब वो स्ट्रक्चर हमें देखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब अगर कुछ डिफिकल्टीज आई तो हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। नाउ अब क्या होता है कि यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इसका कन्वर्शन होता है कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन में, कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन। यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 it is going to be converted into कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन 3 और यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मीन्स यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा इस एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 को यूरोपोर्फाइरिनोजन 3 डीकार्बोक्सिलेज। अभी तक के जो स्टेप्स है वो साइटोसोल में कंप्लीट हुए, सिवाय फर्स्ट स्टेप्स के। ये जो फर्स्ट स्टेप्स थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर हुई थी, यहाँ पे जो स्टेप्स है वो साइटोसोल में ऑकर हुए थे। नाउ अब यहाँ पे एंजाइम आएगा, ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा, ये कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन 3 का ऑक्सीडेशन या इस कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन 3 पे वो एंजाइम एक्ट करेगा और उसका कन्वर्शन होगा प्रोटोपोर्फाइरिनोजन में, इसका कन्वर्शन होगा प्रोटोपोर्फाइरिनोजन में जन 3 में। नाउ यहाँ पे एंजाइम लगेगा यहाँ पे कॉप्रोपोर्फाइरिनोजन
पोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज। और ये जो एंजाइम है कॉपर पोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ से आगे की स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होंगी। नाउ अब इस प्रोटोपोरफायरिनोजन का 3 का कन्वर्शन होगा। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लिखेंगे हम। इस प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 का कन्वर्शन होगा प्रोटोपोरफायरिन में। नाउ अगेन यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज। प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, ये प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 का कन्वर्शन होगा प्रोटोपोरफायरिन में। नाउ अब यहाँ पे मेन स्टेप्स आ गए। मीन्स हम कुछ ही वक्त और कुछ ही समय दूर है हमें हमारा टारगेट हमें मिलने के वास्ते। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, हिम का सिंथेसिस देख रहे हैं। तो हिम का सिंथेसिस देख रहे हैं कैसा होता है कुछ केस में कि हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं और एट द एंड हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट ऐसा आने वाला है। सो उस केस में क्या होता है कि हमें बहुत सारी एक्साइटमेंट रहती है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस प्रोटोपोरफायरिन को वैसे एक्साइटमेंट है, हमने पूरी साल मेहनत की, अब हमें कुछ पल की जरूरत है, कुछ पल के बाद हमारा बस रिजल्ट लगने ही वाला है, हमारा जो टारगेट था वो टारगेट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो वैसे ही एक्साइटमेंट इस प्रोटोपोरफायरिन को है कि कब फेरस डाइपॉजिटिव आयन आएगा और कब मुझ में इंट्रोड्यूस होगा और कब मैं इस हिम का सिंथेसिस करूंगा, मीन्स कब वो रिजल्ट लगेगा, ऐसे कुछ एक्साइटमेंट होती है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम है, हम कैसे देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम कभी जिन्होंने हमारे सफर में हमें हेल्प की तो वो कभी उसको भूलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप्स हर एक एंजाइम्स उसको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक भी अगर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हुआ, एक भी अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ तो पूरी स्टेप्स आगे बढ़ ही नहीं सकती। सो उसी केस में हमने एग्जांपल देखा कि हम साल भर हमने मेहनत की, साल भर हमने कुछ हार्डवर्क किया, हार्डवर्क करने के बाद हमें पता है कि हम ऐसा गारंटी से बोल रहे हैं कि मेरा रिजल्ट ऐसे आने वाला है। सो उस दौर में उस पीरियड में हमें जिन्होंने साथ की, हमें जिन्होंने मोटिवेट किया, उन लोगों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सो हमारा वो पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको पोरफायरिन सिंथेसिस को या फिर हिम सिंथेसिस को हम हमारे जनरल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं कि हमें हमारे सफर में हमें जितने भी लोग मिलेंगे, जितने भी लोग हमें मोटिवेट करेंगे, डिसमोटिवेट करेंगे, कुछ सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो उन लोगों को हमें भूलना नहीं है, तो उन लोगों को उतनी प्रायोरिटी देनी है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिन में फेरस डाइपॉजिटिव आयन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसका कन्वर्शन हिम में होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा फेरोचिलेटेज। मीन्स इस फेरोचिलेटेज ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस प्रोटोपोरफायरिन का कन्वर्शन हिम में होगा। नाउ ये हो गई हिम के सिंथेसिस। नाउ अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे हिम का ब्रेकडाउन कैसे होता है। थैंक यू।